Hello everyone, welcome back to Target for IQ channel. A very warm good evening to you all. I hope you all are doing well and studying very hard for Delhi Judiciary exam because we have left with very limited amount of time. So just its countdown has begun because you need to be prepared well before the notification. But हाँ, अभी भी आपके पास टाइम है, आप अपने आप को थॉरली रिवाइज कर सकते हो एंड ज़्यादा से ज़्यादा आंसर टेस्ट सीरीज एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर सकते हो. तो टू हेल्प यू ऑल इन दैट वी हैव पोस्टेड वन मॉक टेस्ट सीरीज जो कि 10 क्वेश्चन थे एंड दैट वाज कंप्लीटली बेस्ड ऑन द दिल्ली जुडिशरी एग्जाम पैटर्न, दैट इज एनालिटिकल क्वेश्चन ही थे. तो अपने टेलीग्राम चैनल पे आई होप वो पर्टिकुलर पीडीएफ देख लिया होगा. So I have brought this answer key and we will discuss about the answers for those particular questions in this particular video. So let's begin. So the first question was, which of the following is an act of theft? इनमें से कौन सा theft constitute करता है? कौन सा act? Right? So first option was A. Took B's purse to check whether B is hiding cheat paper in her purse after exam or not. ठीक है. So this is the first question. क्या है first option कि A ने B का पर्स लिया ये देखने के लिए कि B क्या अपने पर्स में एग्जाम के बाद कोई चीट पेपर हाइड तो नहीं कर रही है या कर रहा है. So we assume over here that A के पास अथॉरिटी था वो B का पर्स चेक करने को. ठीक है. मूविंग अहेड वी हैव ऑप्शन नंबर 2 दैट इज A took B's book to read and returned her back. B knew that A would take the book, but when A took the book, B was not present. जब A ने B की बुक ली पढ़ने को और उसे वापस कर दिया. B को पता था that mutual understanding था that A उसकी बुक लेगा, but जब A उसकी बुक को ले रहा था तो B उस टाइम पे प्रेजेंट नहीं था. तो will this act constitute as theft? So we have third option B. A buys a book from B and found out later that it was a stolen book from C. A जो बुक B से खरीदता है उसे बाद में पता चलता है कि ये बुक स्टोलन बुक है जो कि C का था. Then we have fourth option that is A took B's purse from classroom and retained it. A B के पर्स से B का पर्स ले लेता है क्लासरूम में एंड उसके अपने पास ही रख लेता है. तो इनमें से थेफ्ट क्या होता है? थेफ्ट के बारे में आपको पता है दैट मूविंग आउट ऑफ द मूविंग द प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी विदाउट द कंसेंट. ये एसेंशियल फीचर्स होते हैं जब थेफ्ट एक्ट कंस्टिट्यूट होता है. तो इन सारे सिचुएशंस में यहाँ पे जब आप देखोगे ए में तो यहाँ पे अथॉरिटी है. ठीक है. तो कंसेंट बी का इम्प्लाइडली हो सकता है या फिर ए का अथॉरिटी है तो जस्टिफाइड है. बी सेकंड में यहाँ पे इम्प्लाइड अथॉरिटी है बिकॉज बी न्यू. ठीक है. तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है. 3 में यहाँ पे ए ने जब खरीदा तो उसे यहाँ पर डिसऑनेस्टली नहीं लिया था, उसे पता नहीं था कि स्टोलन बुक है. इवन ही बॉट आई मीन. सो एंड फोर्थ ऑप्शन में ए ने बी का पर्स क्लासरूम से ले लिया था और उसे अपने पास रख लिया था. तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट ऑप्शन. ओके. मूविंग अहेड we have question number 2 that is the maxim de minimis non curate lex means. ये क्वेश्चन एक बार डीजेस में आ चुका है. तो ऑप्शंस आर एक्ट causing slight harm, act of child under 7 years of age, option third minimum sentence for minimum harm, and option 4 minimum penalty when the harm is negligible. ठीक है. तो करेक्ट ऑप्शन इज आंसर 1 दैट इज एक्ट causing slight harm. डे मिनिमस नॉन क्यूरेट लेक्स का मतलब होता है जब कोई एक्ट बहुत कम हार्म पहुंचाता है तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन को हम लैटिन में बोलते हैं डे मिनिमस नॉन क्यूरेट लेक्स. वी हैव थर्ड क्वेश्चन एंड इसी तरह के क्वेश्चंस आपको एनालिटिकल क्वेश्चन ही डीजेएस में मिलेंगे. सो दो बहुत बल्कि होते हैं बट आंसर बहुत ही सिंपलर होते हैं. अगर आप अच्छे से पढ़ लोगे ना क्वेश्चन की लेंथ को देख के घबराना नहीं है तो आपके आंसर ऑटोमेटिक ही करेक्ट हो जाएंगे. सो द क्वेश्चन वी हैव हियर इज ए files a suit for partition and permanent injunction against Y
and files an application for temporary injunction under order 39 rule 1C of CPC. ठीक है, the court dismisses the application for temporary injunction. 2 months later, during the pendency of the suit, X again files for temporary injunction under order 39 rule 1C citing new facts and changed circumstances. ये पूरा प्रॉब्लम है, ये क्वेश्चन है that A पहले तो सूट फाइल करता है पार्टीशन और परमानेंट इंजंक्शन के लिए अगेंस्ट वाई, और साथ ही साथ एक एप्लीकेशन भी फाइल करता है फॉर टेम्पररी इंजंक्शन ऑर्डर 39 के अंडर. ठीक है, लेकिन कोर्ट क्या करता है, कोर्ट एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देता है, डिसमिस कर देता है. डिसमिसल के बाद 2 महीने बाद जब सूट ऑलरेडी पेंडिंग था, एक्स अगेन एक एप्लीकेशन फाइल करता है फॉर टेम्पररी इंजंक्शन. ठीक है, और साइट करता है दैट देयर हैज बीन अ चेंज इन न्यू सर्कमस्टांसेस एंड देयर आर न्यू फैक्ट्स. इस सिचुएशन में क्या क्या ऑप्शंस है हमारे पास. फर्स्ट इज a second application is barred by res judicata. Option 2 is res judicata does not apply to interlocutory orders like temporary injunctions. Third is the decision given by the court on the first application is binding throughout the pendency of the trial and can be alerted only on appeal. Then we have fourth option, the second application is barred by the principle of res sub judice. तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा, बिकॉज हम एक बार ऑप्शंस को देख लेते हैं कि क्या कहता है. ऑप्शन 1 जो कह रहा है कि एप्लीकेशन रेस जुडिकाटा से बार्ड है, बट रेस जुडिकाटा सिर्फ सूट पे एंड ट्रायल्स पे एप्लीकेबल होती है, एप्लीकेशन पे नहीं एप्लीकेबल होती है. जो सेकेंड ऑप्शन है वो कह रहा है रेस जुडिकाटा डज नॉट अप्लाई टू इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर्स लाइक टेम्पररी इंजंक्शन. सो वी दिस ऑप्शन इज करेक्ट. ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा बिकॉज इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर्स पे रेस जुडिकाटा नहीं लगता है. Option 3 we have the decision given by the court on the first application is binding throughout the pendency of the trial. ये प्राइमा फेसी रॉन्ग दिख रहा है. ऐसा होता नहीं है कि आप पहला जो एप्लीकेशन फाइल किया गया उस पर कोर्ट ने जो डिसीजन दे दिया वो बाइंडिंग होगा. दिस डजंट हैपन. देन वी हैव फोर्थ ऑप्शन दैट इज द सेकंड एप्लीकेशन इज बार्ड बाय द प्रिंसिपल ऑफ रेस सब जुडिस. रेस सब जुडिस भी एप्लीकेशन पे नहीं लगती है, राइट. सो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट. Moving ahead, we have fourth number question. The question is, in which recent case the Supreme Court reiterated that default bail under Proviso 167 subsection 2 of the CRPC is a fundamental right and not merely a statutory right. किस केस में अभी रिसेंट जो केस सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट जिसमें पास की है, किस केस में कहा है दैट डिफॉल्ट बेल अंडर प्रोविजो 167(2) फंडामेंटल राइट है एंड ना कि सिर्फ स्टैट्यूटरी राइट. ऑप्शंस वी हैव आर अपर्णा भट्ट वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी, मोहम्मद सलीमुल्लाह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, गुरमीत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब एंड फकीर आलम वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी. ये हमने जो सुप्रीम कोर्ट टॉप जजमेंट्स के वीडियोस लाए थे, जो एक सीरीज बनाई थी, उसमें से ये क्वेश्चन उठाया गया है. आई हैव फ्रेम दिस क्वेश्चन. अगर आपने वो वॉच करी होगी तो आप इसके आंसर जानते होंगे. सेकेंडली, डीजीएस में कई बार एक तो कई बार क्या लीगल जीके तो है ही हमारे सब्जेक्ट में, बट सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स उठाकर दे देते हैं. दैट किस केस में रिसेंट सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स प्लस दिल्ली हाई कोर्ट के भी जजमेंट्स आते हैं प्रीलिम्स एग्जाम में. तो आपको दोनों को टैप रखना होगा, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स प्लस दिल्ली हाई कोर्ट के जजमेंट्स. ओके, so moving ahead, the correct answer is 4. Moving ahead, we have question number 5, that is, what is the time limit in which arbitral commercial appellate what is the time limit in which an appeal in commercial appellate division must be made under Commercial Courts Act? Okay, the options we have are 45 days, 30 days, 60 days and 6 months. ये न्यू एडेड सब्जेक्ट जो है कमर्शियल कोर्ट एक्ट, उससे ये क्वेश्चन पर्टिकुलरली है. इसका आंसर है 6 months, 60 days, दैट इज ऑप्शन नंबर 3, राइट. सो वी हैव इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू बैच जिसमें हम न्यूली एडेड सब्जेक्ट्स को एड्रेस कर रहे हैं, उसका प्रॉपरली हम एक लेसन्स दे रहे हैं, क्लासेस हो रहे हैं, रेगुलर क्लासेस हो रहे हैं. इफ यू वांट यू कैन ज्वाइन दैट बैच टू. ठीक है. So we have question number 6 over here. A firm XYZ
is an LLP having 5 partners A, B, C, D and E. ठीक है, ये LLP से एक क्वेश्चन आया है जो न्यूली एडेड सब्जेक्ट है, दैट इज लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप. ये क्वेश्चन भी मैंने फ्रेम करी है और ये एनालिटिकल क्वेश्चन है और ये पर्टिकुलर क्वेश्चन हम अपने क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. ठीक है, तो इसे हम देखते हैं. सो देयर इज अ फर्म, इट इज एन LLP, नाम है XYZ एंड उसमें से जो 5 पार्टनर्स है A, B, C, D एंड E. आगे कह रहा है दैट A, B एंड C आर इंडिविजुअल्स. जो A, B, C है वो लिविंग पर्सन इंडिविजुअल्स हैं एंड A एंड B आर इंडियन रेसिडेंट्स. उसमें से भी A और B इंडियन रेसिडेंट्स हैं बट C हैज रेसिडेंस एट USA. C का जो रेसिडेंस है वो USA में है. मूविंग अहेड, D एंड E आर बॉडी कॉर्पोरेट्स. D और E बॉडी कॉर्पोरेट्स है बिकॉज जब आप LLP पढ़ोगे तो वहां पे है दैट इंडिविजुअल्स एज वेल एज बॉडी कॉर्पोरेट्स कैन बी पार्टनर्स इन एन LLP. ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपको वहां से क्लियर होगा. फर्दर, D becomes insolvent in 2020. ठीक है, D इंसॉल्वेंट हो जाता है बिकॉज बॉडी कॉर्पोरेट है, इट बिकम्स इंसॉल्वेंट इन 2022, 2020 एंड B डाइड इन 2021. ठीक है, सो B भी का भी डेथ हो जाता है 2021 में. द क्वेश्चन इज हु मे बिकम designated partners for XYZ LLP in 2022. 2021 जब B की डेथ हो चुकी है एंड D इंसॉल्वेंट है तो डेजिग्नेटेड पार्टनर्स, ये सेक्शन नंबर 7 ऑफ LLP से आया है, कौन बन सकता है. तो जब आप प्रॉपर कॉन्सेप्ट पढ़ोगे जो हम अपने क्लासेस में पढ़ा रहे हैं तो आपको आंसर समझ में आ जाएगा. सो ऑप्शंस वी हैव ओवर हियर आर A, B and C, D and E, only A and nominees of E. So the correct answer is 4, that is only A and nominees of E. क्यों? जब आप सेक्शन 7 पढ़ोगे उसमें लिखा है दैट अगर कोई इंडिविजुअल इंडियन रेसिडेंट है तो वो डेजिग्नेटेड पार्टनर बन सकता है. यहाँ पे C आपका USA का रेसिडेंट है प्लस D इंसॉल्वेंट है तो इट कांट बिकम एन पार्टनर इन LLP, राइट. एंड B का डेथ हो चुका है. हमारे पास बचा है एक इंडिविजुअल एंड ए बॉडी कॉर्पोरेट. तो जो नॉमिनीज ऑफ E होंगे वो और सिर्फ A ही डेजिग्नेटेड पार्टनर्स बन सकते हैं. सो दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट इज टेकन फ्रॉम सेक्शन 7 ऑफ LLP. सो इफ यू वांट टू ज्वाइन द बैच, आप एक नंबर जो सर का है आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम से एंड यू विल गेट द फुल एक्सेस. आपको रिकॉर्डेड वीडियोज मिलेंगे, लाइव क्लासेस मिलेंगे, ये सारा कुछ हमने वहां पर डिस्कस कर रखा है, राइट. So just moving ahead after that. So we have question number 7. In case relating to arbitration, the arbitral award was remitted under section 168 of Arbitration Act in 1940. The date of award was 21st July 1994. The Arbitration and Conciliation Act came into force on 22nd August 1996. The validity of award can be challenged under. तो ऑप्शंस वी हैव आर लिमिटेशन एक्ट 1963, जनरल क्लॉजेस एक्ट 1897, आर्बिट्रेशन एक्ट 1940 और आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट 1996. द करेक्ट आंसर इज sorry, it won't be answer 4, rather answer 3 is the correct answer, that is Arbitration Act 1940. ठीक है, so B make the changes over here. ये मैं चेंज करके आंसर पोस्ट कर दूंगी बट करेक्ट आंसर 3 होगा. Moving ahead, we have another question, that is the provision of 1996 Act have to be interpreted being uninfluenced by the principles underlying under 1940 Act. This observation was laid down in options over here are MMTC Limited versus Sterlite Industries, Sundaram Finances versus NEPC India Limited. Third option, Olympus Superstructures Private Limited versus Meena Vijay Khitan, or Orma Impex Private Limited versus Nisari Arb Limited. So the correct answer is answer 2, that is Sundaram Finance versus NEPC. ठीक है, moving ahead, we have question number 9 over here. In which case Delhi High Court held that consent of central government
is prerequisite. It is not requisite, rather it is a prerequisite for permanent release of prisoner under section 435 और CRPC. जैसा कि मैंने आपको बताया कि दिल्ली हाई कोर्ट के रिसेंट जजमेंट से भी क्वेश्चन आते हैं DGS में, तो आपको भी उस पर भी थोरो कमांड होना चाहिए. तो ऑप्शंस ओवर हियर आर कार्तिक सुब्रमण्यम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, कमाल वर्सेस स्टेट, उमेश वर्मा वर्सेस स्टेट और राहुल कुशवाहा वर्सेस स्टेट. The correct answer is Kartik Subramaniam versus Union of India. Moving ahead, we have last question for this video. The question is, A, an employee of a law firm took a file from the firm's cabinet and gave it to a firm's opponent firm to click a snapshot of the papers. After a few hours, A returned the file into the cabinet without being noticed instantly. What offense A has committed? आप देख रहे होगे ये पूरा का पूरा DGS पैटर्न में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं. बहुत ही इजी क्वेश्चन है बट काफी घुमाया हुआ है. तो इसे हम हिंदी में समझते हैं. एक ए एम्प्लॉय है लॉ फर्म का, उसने लॉ फर्म के कैबिनेट से एक फाइल उठाया और फर्म का जो ओपोनेंट फर्म है, लाइक जिस कॉम्पिटिटिव फर्म है, उसे थोड़े देर के लिए दिया. स्नैपशॉट उस फर्म के किसी एम्प्लॉय ने लिया एंड जो ए है उसने वापस से उस पर्टिकुलर फाइल को कैबिनेट में रख दिया एंड विदाउट बीइंग नोटिस्ड इंस्टेंटली. मतलब तुरंत से किसी ने नोटिस नहीं किया बट बाद में पता चला होगा, तभी तो ये क्वेश्चन बना है. ठीक है. सो व्हाट ऑफेंस ए हैज कमिटेड? ए ने क्या ऑफेंस कमिट किया? तो ऑप्शंस आर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, थेफ्ट, चीटिंग और क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी. द करेक्ट आंसर इज क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, बिकॉज ए को ट्रस्ट किया गया था वो पर्टिकुलर फाइल. ठीक है. सो हियर द ऑफेंस इज क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट. So that's it for today. Thank you very much. I hope you have enjoyed this particular video. और आप अगर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना सकते हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं सर को. टेस्ट सीरीज के साथ आपको लीगल जीके एंड इंग्लिश के जो कोर्सेज हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट उसी में इंक्लूडेड आपको प्रोवाइड किए जाएंगे. और अगर आप 4 जो नए सब्जेक्ट्स ऐड हुए हैं उसकी पर्टिकुलर बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए भी सर से कांटेक्ट कर सकते हैं. हमारी बैच मतलब चल रही है, बहुत कुछ हमने स्टार्ट कर रखा है और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है बच्चों का. सो आई होप यू हैव एंजॉयड दिस. थैंक यू वेरी मच.